आज के समय पे पूरे देश को रीइमेजिन किया जा रहा है और वो रीइमेजिनेशन में आपको लगना होगा। अगर आप उस रीइमेजिनेशन में नहीं लग सकते हैं, अगर आप उस जो हिंदू राष्ट्र ये बनाना चाहते हैं, उस हिंदू राष्ट्र को बनाने में तलवार उठा करके नफरत के नारे लगाने वाले, अपने प्रभुत्व पे गर्व करने वाले मर्द नहीं है, सड़कों पे तलवार लेकर हुजूम में घूमने वाले, मॉब की तरह घूमने वाले मर्द नहीं है, और उन मर्दों को पैदा करने वाली औरतें नहीं है। अगर आप बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, अगर इन दोनों ही डेफिनेशंस में आप नहीं फिट बैठते हैं, तो आप इस मौजूदा सरकार को नागवार है। सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हैं कि सब बराबर हो, समाज में एक कतार में खड़े हों, सबको बराबर अधिकार, इज्जत, समानता मिले, तो आपको तो सड़कों पे हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। आप संसद पे बैठ करके हम लोगों को अरेस्ट क्यों करवाते हैं? आप किस जेंडर से आइडेंटिफाई करते हैं, ये बात अब आप नहीं जानते हैं, कोई और आपको बताएगा कि आप किस जेंडर से हैं। इसी के लिए एक प्रोटेस्ट हो रहा है, एक बिल आया है, ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल 2026। ये तमाम विजुअल्स आप देख सकते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे इस वक्त मौजूद हैं। नेहा भी यहाँ पे सॉलिडारिटी में आई है। नेहा, आपका, हमारा या फिर किसी भी कम्युनिटी का जो कि अपने ट्रांसजेंडर किसी भी आइडेंटिटी से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, वो अब बताएंगे कि आपका जेंडर क्या है, कोई तीसरा व्यक्ति बताएगा। कितना ह्यूमिलिएटिंग हो सकता है एक व्यक्ति के लिए? इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग क्या हो सकता है कि आप जो महसूस कर रहे हैं उसको झूठ बता दिया जाए, या झूठ से बढ़कर उसको किसी दूसरे फायदे का एक जरिया बता दिया जाए। आज वही बोला जा रहा है। ये जो झूठ है, ये इतना खोखला झूठ है कि लोग अपने आप को ट्रांसजेंडर बता देंगे और फिर हरास करेंगे बाकी लोगों को। कौन अपने आप को ट्रांसजेंडर बताता है? कौन वो जिल्लत झेलना चाहता है जो इस समाज में, ट्रांसजेंडर समाज को, जेंडर फ्लूइड नॉन बाइनरी समाज को मिलती है? कौन वो जिल्लत झेलना चाहता है? जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि खुद को ट्रांसजेंडर बता करके हरास करेंगे, ये लोग लड़कियों को हरास करेंगे, बाकी लड़कों को हरास करेंगे, क्राइम्स बढ़ जाएंगे, ट्रांसजेंडर लोग क्रिमिनल्स होते हैं, बताएं वो क्या वो बोलेंगे खुद को? वो बोलेंगे कि हम ट्रांसजेंडर हैं? वो बोलेंगे हम जेंडर नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड हैं? नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वही, अगर वो ऐसा बोल देंगे तो समाज उनके साथ जो करेगा, जो बेइज्जती करेगा, जो जिल्लत देगा, जिस तरीके से क्रिमिनलाइज करेगा, जो बेसिक एग्जिस्टेंस का डिनायल करेगा, कोई इंसान नहीं चाहता है कि उसके साथ वो हो। तो आज आप जो कह रहे हैं कि हम इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी ट्रांसजेंडर थोड़ी हो सकता है, कोई भी खुद को बोल देगा तो कैसे चलेगा? कोई भी खुद को ट्रांसजेंडर नहीं बोलता। ये फालतू बकवास ना करें। वो लोग जो इस समाज के हाशिए पे हैं, वो लोग कभी भी अपनी मर्जी से हाशिए पे नहीं होते हैं। अगर उनकी जेंडर आइडेंटिटी, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी उनके हाशिए पे होने की एक वजह बना दी जाती है समाज में, तो कोई भी नहीं चाहता है उस आइडेंटिटी से एसोसिएट करना। आज के समाज में आपने जो हश्ल कर दिया है इस देश में रह रहे दलितों का, इस देश में रह रहे गरीबों का, इस देश में रह रहे, कोई नहीं चाहता है खुद को मजदूर बोलना। कोई नहीं चाहता है कि सड़क पे धूप में, चिलचिलाती धूप में 12 घंटे 15 घंटे ढोए, पत्थर ढोए, बोझा ढोए। कोई नहीं चाहता है सड़क डालना इस देश की सड़कों पे। तो क्यों नहीं चाहता है? इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि इस देश में मजदूरों की जो जगह है कि आपको इंसान नहीं समझा जाएगा। अगर आप सड़क पे काम कर रहे हैं, आपका ठेला किसी से टकरा जाता है तो वो आपको पीट सकता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। वहीं सामने से अगर कार से टकराए होती उनकी कार, तो बात हो रही होती, नेगोशिएशन हो रहा होता। तो आप इंसान नहीं है। आपके घर पे कभी भी बुलडोजर चल सकता है, आपके बच्चों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है, आपके घर में जो महिलाएं मौजूद हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई भी रेप कर सकता है, पुलिस कस्टडी में उनका रेप हो सकता है। कोई नहीं चाहता है देश में मजदूर बनना, क्योंकि इस देश में मजदूर होना एक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा स्टिग्मा है। नेहा, ये पूरी कम्युनिटी एक समय पे जब समर्थन की बात आती है तो समर्थन भी देती है मौजूदा सरकार को, और सरकार इन्हें नॉन एग्जिस्टिंग माइनॉरिटी के नाम पे कह देती है इनके लिए लेजिस्लेशन लाने की क्या ज़रूरत है, इनके वेलफेयर के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। मौजूदा सरकार की क्या थिंकिंग हो सकती है कि 5 से 6 लाख लोगों को एकदम साइडलाइन कर दीजिए? मौजूदा सरकार की बहुत आसान सी थिंकिंग है। आज के समय पे पूरे देश को रीइमेजिन किया जा रहा है और वो रीइमेजिनेशन में आपको लगना होगा। अगर आप उस रीइमेजिनेशन में नहीं लग सकते हैं, अगर आप उस
जो हिंदू राष्ट्र ये बनाना चाहते हैं, उस हिंदू राष्ट्र को बनाने में तलवार उठा करके नफरत के नारे लगाने वाले, अपने प्रभुत्व पे गर्व करने वाले मर्द नहीं है, सड़कों पे तलवार लेकर हुजूम में घूमने वाले, मॉब की तरह घूमने वाले मर्द नहीं है, और उन मर्दों को पैदा करने वाली औरतें नहीं है। अगर आप बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, अगर इन दोनों ही डेफिनेशंस में आप नहीं फिट बैठते हैं, तो आप इस मौजूदा सरकार को नागवार है। सिंपल सी बात है। इसीलिए और लगातार सिटीजन किसको कहा जाएगा, सिटीजन कौन होगा इस देश का, उसको बदला जा रहा है ना। आपने पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आप लेकर के आए, आपने कोशिश की कि पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, जिसमें भी स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को आप टारगेट करते हुए आपने बोला ये सिटीजन्स नहीं रहेंगे। इस देश के वो मजदूर जिनके पास कागज़ वागज़ कभी नहीं रहे हैं, वो गरीब महिलाएं जिनके पास कागज़ वागज़ कभी नहीं रहे हैं, आपने उनको बाहर करने की कोशिश की। आप लेबर कोड्स लेकर के आए, जिसके तहत आप मजदूरों से अपने मूलभूत कामकाज में मूलभूत प्रोटेक्शन छीन रहे हैं, डिग्निटी से रहने का अधिकार छीन रहे हैं। आप यूजीसी, आप एनईपी लेकर आए, वीबीएस जैसे बिल लेकर के आए, जिसके तहत समाज के वो गरीब सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले लोग जो पब्लिक एजुकेशन में पहुंच पा रहे थे, आपने उनसे पब्लिक एजुकेशन में पहुंच पाने का हक छीन लिया। तो आप लगातार एक डबल सिटीजनशिप, एक सेकेंडरी सिटीजन्स का कतार खड़ा कर रहा है, और उस सेकेंडरी सिटीजन्स की कतार में अब आपने ट्रांसजेंडर्स को खड़ा किया है कि आप अगर खुद अपने जेंडर आइडेंटिटी जो आप मानते हैं, जो आप महसूस करते हैं, आप चाहते हैं कि सरकार आपको वो मान्यता दे, तो आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, ये लोग भी तो ज़्यादातर हिंदू ही हैं। कम से कम हिंदू रीति रिवाजों को शायद मानते होंगे, हिंदुओं के नाम पे शायद कभी वोट भी दे देते होंगे, ये भी तो हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र इसीलिए तो इतना बड़ा धोखा है। हिंदुओं की एकता कभी रही ही नहीं है। अंबेडकर से लेकर के आज के समय के तमाम कम्युनिस्ट, आज वाले तो कह रहे हैं ना कि हम हिंदुओं की एकता बनाएंगे, आज वाले कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। हिंदू कभी एक हो ही नहीं सकता है। वो धर्म जो अपने अंदर ही इतना अंतर्द्वंद रखता है, और वर्णों के आधार पे लोगों के साथ किस तरीके का सलूक किया जाएगा, उनके क्या हक और अधिकार होंगे, ये डिफाइन करता है। वो धर्म में एकता कैसे हो सकती है? क्या ये एक तो ये आपका एंगल है कि जिस धर्म में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं और एक दूसरे से ऊंचा या नीचा हर बार देखा जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, मैं इस पूरी सिस्टम को बदल के एक लाइन में सबको खड़ा करना चाहता हूं, जो कि एक पैरेलल लाइन होगी, है ना, उसमें कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, तो उसमें क्या परेशानी आ सकती है कि यहाँ पे इस तरीके के लॉज भी हैं, इस तरीके की परिकल्पना भी है। अगर आप ये करना चाहते हैं कि सब लोग बराबर हैं, और ये आपका संघर्ष है, तो आप हिंदू तो नहीं हो सकते ना, हिंदू राष्ट्र की कल्पना का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। अच्छा। आप तो हमारे साथ सड़कों पे उतरे हुए होंगे फिर तो। अगर आप चाहते हैं कि सब बराबर हो, समाज में एक कतार में खड़े हों, सबको बराबर अधिकार, इज्जत, समानता मिले, तो आपको तो सड़कों पे हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। आप संसद पे बैठ करके हम लोगों को अरेस्ट क्यों करवाते हैं? इस देश में हिंदू राष्ट्र की पूरी कल्पना, बाय परिभाषा, बाय डेफिनेशन ही हिंदू धर्म के अंदर इनइक्वालिटी है। अगर आपने ये कह दिया है कि कोई इंसान जन्म से छोटा है और कोई इंसान जन्म से ऊपर है, कोई इंसान जन्म से ही रूल करने का अधिकार रखता है, और दूसरा इंसान जन्म से ही नौकरी करने, नौकर होने का अधिकार रखता है, कोई इंसान जन्म से ही सब संपत्ति, सब अपॉर्चुनिटीज़ का अधिकारी है, और कोई सेक्शन जन्म से ही सबसे निचले दर्जे का काम करने पे कंडेम कर दिया जाएगा, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल ही तो गैर बराबरी है, डाइवर्सिटी नहीं है। मतलब ये कभी अचीव नहीं किया जा सकता कि हिंदू राष्ट्र में कभी बराबरी नहीं हो सकती है। मुझे तो जो भी कल्पना इनकी हिंदू राष्ट्र की है, मुझे कभी नहीं दिखता है कि इन्होंने आज तक कभी बराबरी की बात की हो। जिस समाज की कल्पना में ये बात हो कि समाज जातियों के आधार पे भी डिवाइडेड रहेगा, समाज में महिलाएं हमेशा मर्दों को सर्व करेंगी, समाज में ट्रांसजेंडर्स की कोई जगह नहीं है, ये बस साइड में कुछ हो रहा है जो हमें समझ नहीं आता है। समाज में मुसलमान ईसाइयों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये तो फॉरेन रिलीजन्स हैं। आप हिंदुस्तान में ऐसा राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। आप चले जाइए कैलासा में बना लीजिए आप इतना हिंदू राष्ट्र। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने भी बोला कि ये साइड में कुछ हो रहा है जो हमको समझ नहीं आता है, क्या एक मैसिव एजुकेशन की भी कमी है कि जो पूरी एक
जेंडर आइडेंटिटी वाली कम्युनिटी है कि जो खुद को जेंडर फ्लूइड बता रहे हैं, जेंडर न्यूट्रल बता रहे हैं या फिर नॉन बाइनरी बता रहे हैं, क्या इनको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? और अभी तक बड़ी मेजॉरिटी को समझ नहीं आया है। बिल्कुल नहीं है, मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है। हम इसको लेबल दे देते हैं कि ट्रांसजेंडर है, नॉन फ्लूइड है, इसलिए हमें लगता है कि अच्छा कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ। बट ये इतना मुश्किल नहीं है। आपने जब ये डिसाइड किया कि इस देश में मर्द होंगे, ये महिलाएं होंगी, देश में नहीं दुनिया में, हाँ। ये मर्द होंगे, ये महिलाएं होंगी, और मर्द ऐसे होंगे और महिलाएं ऐसी होंगी, तो तब आपने अपने आप में वो द्वंद्व पैदा किया। नहीं हो सकते हैं मर्द आपकी परिभाषा के हिसाब से, नहीं हो सकती हैं महिलाएं आपकी परिभाषा के हिसाब से। आपने बोला कि अगर तुम ये हो तो तुम मर्द हो, तुम ये हो तो तुम महिला हो, और अगर तुम इसमें फिट नहीं बैठ रहे हो तो तुम्हारी जगह नहीं है। मतलब कोई डेफिनेशन की तो जरूरत पड़ेगी ना, कि अगर कोई अपने आप को पुरुष आइडेंटिफाई करता है, जैसे मैं खुद को पुरुष आइडेंटिफाई करता हूँ, तो एक डेफिनेशन की तो मुझे जरूरत पड़ेगी ही ना। मतलब एक डेफिनेशन की, मतलब मैं किन क्राइटेरिया पे फुलफिल करूंगा तब जाके एक पुरुष कहलाऊंगा। कम से कम समाज तो ऐसे ही चाहता है। किस मैं जगह- समाज को हाँ, समझाने के लिए बिल्कुल कह मैं रहा हूँ। समझ रही हूँ। कब जरूरत पड़ती है? हाँ, मेडिकल केसेस में ज़रूरत पड़ती है। आपकी एनाटॉमी ये डिसाइड करती है कि आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा, उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। उसमें भी जो मर्दों की डेफिनेशन है कि मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरॉन होगा, उनके ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो जो कंसिस्टेंसी बताई जाती है कि सब मर्द ऐसे ही तो होते हैं, वो कंसिस्टेंसी मेडिकल हिस्ट्री में भी एग्जिस्ट नहीं करती है। वो कंसिस्टेंसी जो महिलाओं को लेकर के बताई जाती है कि महिलाओं में ये हार्मोन्स पाए जाएंगे, महिलाओं के ये सेकेंडरी टेस्टोस्टेरोन कम होगा, एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, तमाम तरीके की ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। महिलाओं में भी ये कंसिस्टेंट बायोलॉजी जो आप ढूंढते हैं, बायोलॉजी को एक सोशल आइडेंटिटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, बायोलॉजी में भी वो कंसिस्टेंसी नहीं है। हम जितना पढ़ते हैं, जो लोग यहाँ पे पढ़ते होंगे, उन सबको मालूम है कि जो कंसिस्टेंसी आप सेक्सुअल ऑर्गन्स ढूंढ करके मेल के साथ कन्फ्लेट करना चाहते हैं, वो मेडिकल हिस्ट्री में भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जो कंसिस्टेंसी आप महिलाओं के हार्मोन्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके उनको महिला बताना चाहते हैं उसके आधार पे, वो भी मेडिकल हिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो बिल्कुल मतलब education की जेंडर विज्ञान से बैक्ड नहीं है। बिल्कुल बैग नहीं है, बिल्कुल भी बैग नहीं है। यहाँ पे इस भीड़ में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट में बहुत सारे डॉक्टर्स भी होंगे, आप उनसे भी बात करिए। हमारा जो जेंडर का कंसेप्शन है वो मेडिकल बायोलॉजी बैक ही नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, हम कैसा महसूस करते हैं, हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, वो सिर्फ बायोलॉजी से भी तय नहीं होते हैं। वो हमारे ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से तय होते हैं, हमारे ज़िंदगी देखने के नज़रिए से तय होते हैं। तो वो सोशल आइडेंटिटीज़, कल्चरल आइडेंटिटीज़ हमारी होती हैं। तो उसके आधार पे जो मैं बोल रही थी कि जिस रिजिडिटी से आप चाहते हैं कि ये मर्द हो, ये औरत हो, वो रिजिडिटी समाज में एग्जिस्ट नहीं करती है। अपवाद यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, हम लोग हैं, हम लोग अपवाद नहीं है। आपके समाज में, आपके सिस्टम में जो रिजिडिटी आप बताते हैं वो अपवाद है। वो रिजिडिटी झूठी है, वो रिजिडिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मर्द और पुरुष है ही नहीं समाज में, जिस तरह से आप बार बार थोपने की कोशिश करते हैं। जो मेजॉरिटी समझती है कि ये डेफिनेशन है, वो असल डेफिनेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आपने जो मैरिज का कंसेप्शन बनाया कि शादी किसको कहा जाएगा, जोड़ा क्या होगा, कपल क्या होगा, उनके क्या अधिकार होंगे, उससे आपने इस परिभाषा को, मर्द और महिला की परिभाषा को डीपन किया। आपने नौकरियों में, पूरे इंस्टीट्यूशंस में, लॉ में जिस तरीके से उसको डिफाइन किया, जेंडर को समझा, और आपने कहा कि अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको लॉ में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हक और अधिकार का हनन हो रहा है उसमें लॉ का प्रोटेक्शन चाहिए, अगर आपको ये तमाम चीज़ें चाहिए, बेसिकली अगर आपको इंसान होना, आप चाहते हैं कि आपको इंसान की तरह रिकॉग्नाइज किया जा सके, तो ये सिस्टम आपको जैसे देखता है मर्द और पुरुष, आप उसमें खुद को फिट करिए। अगर आप फिट नहीं ढांचा बना दिया गया है, वहां से बाहर जाओगे तो हम आपको मानेंगे नहीं। तो हम आपको मानेंगे नहीं। जिसकी वजह से वो तमाम लोग जो हमेशा से इन दोनों आइडेंटिटीज में नहीं, उनको हमेशा से पता रहा है कि ये नहीं एग्जिस्ट करता है, उन लोगों को अपवाद बता दिया जा रहा है, जबकि ये सिस्टम अपवाद है। ये सिस्टम हमारे, और सिर्फ ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड लोगों के एग्जिस्टेंस पे अटैक नहीं है, ये हम समाज के बतौर
कैसे एग्जिस्ट करते हैं उस पे एक अटैक है। अगर आप एक महिला भी हैं तो आपको महिला होने का जो बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है कि यही होगी तो महिला होगी। अगर आप पुरुष हैं तो आपको ये समाज जिस तरीके से बार बार ठोक पीट करके उसी सांचे में घुसा करके घुसाना चाहता है कि यही मर्द महिला है तो सौम्य होनी चाहिए, कि सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए, कि डेलिकेट हो, घर का काम करें, इस तरीके की भी जो डेफिनेशन है वो भी एग्जिस्ट कर रही है। बिल्कुल। तो ये पूरा सिस्टम सिर्फ जेंडर क्वियर ट्रांसजेंडर लोगों को नहीं प्रॉब्लम में डालता है। जितना ज़्यादा ये सिस्टम सॉलिडिफाई होगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ट्रांसजेंडर जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, नॉन बाइनरी कौन लोग हैं, ये लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आप जितना ज़्यादा इस डेफिनेशन को कड़ा करेंगे, रिजिड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका समाज घृणा से भरेगा अपने लिए, उतना ज़्यादा ही समाज अपने प्रति नफरत से भरेगा। आखिरी सवाल लूँगा, ये बातें तो वो हैं जो लिखते पढ़ते लोग हैं, जो अवेयर हैं, उनको शायद पता होगी, ज़्यादातर को शायद पता ना हो, लेकिन वो समाज जो आज भी बधाई प्रथा में जो काम कर रहे हैं, जो आज भी सिग्नल्स पे भीख मांगने को मजबूर हैं, सेक्स वर्क करने को मजबूर हैं, उन तक तो इंटरनेट की पहुंच नहीं है, उन तक अखबारों की, न्यूज़ चैनल की, हम जैसे लोगों की पहुंच नहीं है। उनको वापस कैसे लेके आएंगे, उनको समझाने की कैसे करें, समझाएंगे? देखिए, आप अगर मतलब हर एक इंसान जो मजबूर है अपनी ज़िंदगी में अलग अलग काम करने के लिए, अपनी रोज़ी कमाने के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, खुद को सपोर्ट करने के लिए, उस इंसान को क्या एजुकेशन चाहिए? उसको तो इस सिस्टम ने एजुकेट कर दिया है कि आपकी इस समाज में जगह नहीं है। आज वो राइट्स जो 2014 के बाद दिए गए थे, जिसके तहत लोगों ने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया था ट्रांजिशन का, ये बिल पास होने के बाद और जब ये कानून बन जाता है प्रेसिडेंट असेंट के बाद में, उसके बाद तो आपने उन लोगों को भी क्रिमिनलाइज कर दिया है ना। तो ये कैसा मजाक है कि सरकार का सिस्टमैटिक फेलियर होने की वजह से आप नालसा जजमेंट के ऑब्जर्वेशंस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये अगर सरकार को नहीं पता है तो जिन लोगों को अपने अधिकार मिले और उसके तहत उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया ट्रांजिशन होने का, ये समाज में मुखरता से अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस किया, उन लोगों के अधिकार छीनने जरूरी हैं ताकि आपका सिस्टमैटिक फेलियर छुप सके। ये तो ऐसी ही बात है, यही तो तर्क दे रहे हैं ना वो कि क्यों इस तरीके के बिल को ने लाना। इन्फ्लुएंस भी करने को है कि अगर हम और आप बात कर रहे हैं, किसी सामान्य डिस्कशन भी चल रहा है जेंडर न्यूट्रलिटी क्वेयर्स के ऊपर, तो हम दोनों में से कोई क्रिमिनलाइज हो सकता है। बिल्कुल हम क्रिमिनलाइज हो सकते हैं। आप ये जो वीडियो चलाएंगे वो क्रिमिनलाइज हो जाएगी अगर ये बिल पास हो गया, लॉ बन गया तो। ये जो जिद है कि स्टेट बताएगा सिटीजन को कि वो क्या है, ये जो जिद है कि हम तुम्हें तुम्हारा जेंडर बताएंगे, ये जो जिद है कि हम तुम्हें बताएंगे, तुम अगर मुसलमान हो ना तो दुकान पे लिख के घुमा करो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। अगर तुम मुसलमान हो ना और कोई हिंदू त्योहार आ रहा है, हाँ बिल्कुल उसी आइडियोलॉजी से आ रहा है। अगर तुम मुसलमान हो तो हिंदू त्योहार आ रहे हैं तो दुकान बंद कर लो। अगर तुम क्रिश्चियन हो तो क्रिसमस बनाना बंद कर दो, खुशियाँ दुनिया में मत जाहिर करो, कभी भी सेलिब्रेशन मत करो, लाइटें मत लगाओ अपने घरों में। ये बताया जा रहा है कि स्टेट बताएगा आम जनता को कि वो अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे, अपने पर्सनल जेंडर, रिलीजन, सेल्फ एक्सप्रेशन, कपड़ा, खाना, इससे ज़्यादा पर्सनल किसी इंसान के लिए कुछ नहीं होता है। तो आज स्टेट ये डिक्टेट करना चाहता है कि कोई भी इंडिविजुअल कैसे क्या खाना खाएगा, क्या कपड़ा पहनेगा, कौन से धर्म में मानेगा, कैसे मानेगा, धर्म को छुपा के मानेगा, शर्म से मानेगा, या उसको सड़क पे डीजे बजा करके अपने धर्म को प्रोफेस करने का अधिकार होगा, उसका जेंडर क्या होगा, मेडिकल बोर्ड के सामने खड़े होकर के प्रूफ करो कि हो तुम वो जेंडर जो तुम बोल रहे हो, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो। हमेशा तुम्हें शक की निगाह से देखा जाएगा, शक के दायरे में डाला जाएगा, हमेशा तुम क्रिमिनल होने पे बॉर्डर करते रहोगे, इसी लाइन पे चलते रहोगे, जिसके इस तरफ अगर सरकार को मन करेगा तो तुम क्रिमिनल, इस तरफ तुम सरकार को मन करेगा तो तुम शर्म करते हुए, छुपाते हुए अपने आप को ट्रांसजेंडर प्रोफेस कर सकते हो। ये समाज में रह रहे हैं। ओके, एक चीज बच गई है, सांस लेना। अब अगर कोई बिल उस पर भी आ जाए तो भी आप हैरान मत होइएगा। खैर, इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे की नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।